हेलो 7th क्लास स्टूडेंट, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है आपका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है रवि की स्टोरी से। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सुनकर कि जो स्कूल के उनके पास एक लौता प्लेग्राउंड बचा था वो भी अब नहीं रहेगा, वहाँ पर एक बिल्डिंग बनने जा रही है। तो इस बात से उसको बहुत दुख हुआ कि एक ही जो पार्क था अब वो नहीं रहेगा। उसके बाद वो प्रिंसिपल को भी अनाउंसमेंट करते हुए सुनता है कि उन्हें कितना दुख है जिस प्रकार से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो रवि के मन में एक बात जगती है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। वो अपने टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो मैम कहती हैं कि तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ है, हर चीज़ तुम्हारे आसपास में सराउंडिंग में वो एनवायरनमेंट है। तो वो अपने आसपास देखता है, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डेस्क। कहता है इसका मतलब ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट है। तो मैम कहती हैं यस। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट है हमारी ज़रूरत की चीज़ों के लिए एक जो सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो सब हमें मिलती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से हमें एयर मिलती है जो कि जिससे कि हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती है। अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सारे लिविंग चीज़ें होती हैं बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बायोटिक। और अबायोटिक क्या है? सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे हवा लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। रॉक, एक पत्थर, चट्टान, रिवर, ये सब नॉन लिविंग है। तो ये सब अबायोटिक कंपोनेंट हैं। इसके बाद हम आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ देखते हैं। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बना होता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सब मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। आपने सुना होगा पिछली क्लासेस में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट है, वो ज़मीन जिस पे हम सब रहते हैं, या उसको हम कहते हैं हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ के सबसे ऊपर की टॉप लेयर जो कि बनी है रॉक्स और मिनरल्स से, चट्टानों से और मिनरल्स से बनी हुई है, और वो कवर हो रखी है सॉइल की लेयर से, जिससे सारे हमारे लैंडफॉर्म बने होते हैं लिथोस्फीयर से ही। अभी इसका सरफेस इरेगुलर होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो कहीं माउंटेन, कहीं प्लेट्यू, कहीं प्लेन, कहीं वैलीज, ये सब लैंडफॉर्म है। और लैंडफॉर्म हमारे सारे कॉन्टिनेंट है, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है, जो ज़मीन के हमारे बड़े बड़े 7 टुकड़े हैं वो भी हमारी लैंडफॉर्म है। और ओशन की जो ज़मीन है वो भी हमारे लैंडफॉर्म में ही आते हैं, ओशन के नीचे की जो ज़मीन है। लिथोस्फीयर से बहुत चीज़ें मिलती है, फॉरेस्ट मिलता है, कैटल्स के ग्रेस करने के लिए ग्रासलैंड मिलते हैं जहाँ पे जानवर चरते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए ज़मीन मिलती है, इंसानों को रहने के लिए ज़मीन मिलती है। तो ये सब था हमारा लिथोस्फीयर। अब हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर क्या था? आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। सारा पानी वाला हिस्सा, सारा वो सतह जो कि पानी से ढकी हुई है, तो पानी वाला हिस्सा सारा कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में सारे वाटर बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशियन, ये सब। इसके बाद हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर क्या होती है? जो थिन लेयर ऑफ एयर, वो पतली लेयर हवा की जो पूरी अर्थ को सराउंड किए हुए है, एक ब्लैंकेट की तरह पूरी अर्थ को घेरे हुए है। और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। और ये एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाता है और सन की जला देने वाली गर्मी से भी हमें बचाता है। अगर हमारे प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर ना होती तो हम दिन के समय बेक हो जाते, बिल्कुल जल जाते, और रात के समय हम बिल्कुल जम जाते बर्फ़ की तरह। वो एटमॉस्फेयर ही है जो हमें इन सब चीज़ों से बचाती है और टेम्परेचर को मॉडरेट रखती है। एटमॉस्फेयर बनी किस किस चीज़ की है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, और वाटर वेपर, ये सब मिलके बनाते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में अगर कोई चेंज आता है तो उससे हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आता है। तो एटमॉस्फेयर आपकी हो गई। अब है आपकी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है हमारा? बायोस्फीयर वो जगह है
जहाँ पर बची हुई ये तीनों स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहाँ पर इंटरैक्ट करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, एक ऐसी जगह जहाँ पर नदी भी है, ज़मीन भी है और हवा तो हर जगह है ही, वो सब मिले हुए हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो एरिया कहलाता है हमारा बायोस्फीयर। इसके बाद हम आते हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम क्या होता है? सारे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे पे भी डिपेंड हैं और अपने आसपास हमारी सराउंडिंग पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के बीच में, सपोज हम प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो उन्हें हमसे मिलती है, हम छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो एनिमल्स से उन्हें CO2 मिलती है, वो अपना खाना बनाते हैं, उनसे बना हुआ खाना हम खाते हैं। कोई एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है या कोई ह्यूमन किसी एनिमल को भी खाता है। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। और अपने आसपास हम नेचर पे भी डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, एयर पे डिपेंड करते हैं। तो जब ये सब एक दूसरे से डिपेंड करके एक साथ एक जगह पर रहते हैं रिलेशन बना के, तो वो जगह कहलाती है एक इकोसिस्टम। अब बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, आपका एक रिवर इकोसिस्टम भी होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम भी होता है। तो रिवर इकोसिस्टम का सपोज एग्जांपल लो, वहाँ पर छोटे पौधे होते हैं जो पानी में तैरते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ नीचे भी होते हैं, कुछ छोटी मछलियाँ होती हैं, क्रॉन्स वगैरह वो होते हैं, प्रॉन्स जो होते हैं, केकड़े भी होते हैं। अब इनमें से बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, छोटी मछलियाँ कुछ और खाती हैं। ये सब चीज़ें और एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो ये उनका जो सिस्टम है पूरा, वो रिवर इकोसिस्टम हो जाएगा। ग्रासलैंड का जो है सबका मिला के वो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो जाएगा। तो इकोसिस्टम बहुत सारे होते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट पे, हाँ हमने वो ख़त्म कर लिया था। अब हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है, मतलब 5 जून जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होता है। अब हम आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट के साथ हम इंसान इंटरेक्ट करते हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। शुरुआत में जो हमारे ह्यूमन थे वो अपने आप को आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट कर लेते थे, वो एडजस्ट करते थे, जो उनके आसपास है उन्हीं से अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर लेते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ती गई और इंसान ने अपने टेक्निक्स को बढ़ा लिया और धीरे धीरे करके उसने नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सीखा जंगलों को साफ़ करना और उस पर एग्रीकल्चर करना, खेती करना। उसके बाद उन्होंने जानवरों को पालना सीखा, किस तरह से उन्हें कंट्रोल में किया जाता है, उन्हें पाला जाता है। फिर व्हील का इन्वेंशन किया गया, पहिए को खोज की गई। फिर एक्स्ट्रा फूड उगाया जाने लग गया। फिर वो एक दूसरे से लेन देन किया जाने लग गया, बार्टर सिस्टम से अपनी ज़रूरतें पूरी की जाने लग गई। फिर व्यापार चालू हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, बहुत सारा प्रोडक्शन होने लग गया। धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट और इजी होता गया। फिर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया जिससे कम्युनिकेशन इजीली हो गया, फ़ोन पे बात करके हम कितनी भी दूरी के इंसान से बात कर सकते हैं। तो सब कुछ एकदम इजी हो गया और इंसान इसी तरह से नेचर को मॉडिफाई करता जा रहा है। और जो नेचर है, पहले का नेचर और अब के नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पर ज़रूरत क्या है? नीड ऑफ द आवर है एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना। नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक सही बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, ये चैप्टर आपका हो गया। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, चैप्टर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।